नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पूर्व के वीडियो में बात की थी समसीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी पर। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे किस प्रकार से समसीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी द्वारा मांग वक्र की उत्पत्ति की जाती है अर्थात डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व। इसके लिए मेरे प्यारे मित्रों, हमने एक रेखा चित्र लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रेखा चित्र के दो भाग हैं। ऊपर वाला रेखा चित्र का भाग ए और नीचे वाला भाग बी। इस भाग ए में हमने लंबवत अक्ष पर यहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को दर्शाया है और यहाँ वस्तु की मात्रा दर्शाई है। यहाँ केवल एक ही वस्तु ली हमने एक्स वस्तु। रेखा चित्र के भाग बी में यहाँ लंबवत अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया है और क्षैतिज अक्ष पर क्वांटिटी यानी वस्तु की मात्रा को दर्शाया है। रेखा चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वक्र ये जो कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स वन, ये वाला वक्र जो कि ऋणात्मक ढाल का है, ये किस प्रकार से हमने प्राप्त किया है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। एक बार पुनः उसके बारे में अपन बात करते हैं। जिन दोस्तों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो अवश्य देखें। हमने पिछले वीडियो में समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत हमने दो वस्तुएं ली थी, एक वस्तु x और एक ली थी y। यहाँ दोनों वस्तुओं की हमने मार्जिनल यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता को दर्शाया था और इस प्रकार हमने y वस्तु की सीमांत उपयोगिता को भी दर्शाया था। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम सीमांत उपयोगिता को दर्शाते हैं तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर अर्थात एक के बाद एक इकाई का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, तो प्राप्त जो उपयोगिता है वो कैसी प्राप्त होगी? घटती हुई प्राप्त होगी। जिस प्रकार डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो नियम है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है, उसके अनुसार। तो इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में एक तालिका बनाई जिसमें हमने x वस्तु और y वस्तु दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी को एक टेबल में दर्शाया था। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ठीक और एम यू वाई अपॉन पी वाई, यानी यहाँ x वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी में x वस्तु की प्राइस का भाग देकर, ठीक उसी प्रकार यहाँ y वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी में यहाँ y वस्तु की प्राइस का भाग देकर हमने ये कॉलम भी बनाया था। तो यहाँ उसी तालिका का मैंने यहाँ ये वाला एम यू एक्स अपॉन पी एक्स के आधार पर इस वक्र का निर्माण किया है जो कि ऋणात्मक ढाल का है। यहाँ आपको एक रेखा और दिखाई दे रही होगी, ये वाली लैम्डा एम यू एम। ये रेखा समसीमांत रेखा है। इस रेखा पर उपभोक्ता स्थित होगा तो वो साम्य की स्थिति में होगा, चाहे वो बिंदु ई हो, चाहे एफ हो, चाहे जी हो। ये हमें प्राप्त कैसे हुआ तो इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम संतुलन वहाँ स्थापित होगा जहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल एम यू वाई अपॉन पी वाई, यानी दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस यानी कीमत का अनुपात क्या हो? बराबर हो। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये अनुपात लिया था 14:14, यहाँ इस अनुपात पर ये उपभोक्ता क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पैमाना ले हम तो यहाँ पैमाने के अनुसार ये मान आया 14 और ये रेखा हमें प्राप्त हुई और इस पर उपभोक्ता कहीं भी स्थित होगा वो साम्य की स्थिति में होगा। अब हम बात करें आगे कि प्रारंभिक जो कीमत है वो है Px1। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को आपको बड़ी सहजता से समझना होगा क्योंकि आजकल जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो पैटर्न है थोड़ा बदल गया है। आजकल कथन और निष्कर्ष, कारण और परिणाम के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया को आप बड़ी बारीकी से समझना है कि किस प्रकार हम मांग वक्र का निरूपण कर पाते हैं।
तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक कीमत Px1 है और यहाँ ये प्रारंभिक वक्र है MUx/Px1 और यहाँ ई बिंदु पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में, और इस आधार पर यहाँ वो वस्तु की मात्रा का प्रयोग कर रहा है x1, और इसी को अपन डॉट डॉट नीचे भाग बी में लाएंगे तो यहाँ कीमत Px1 और मात्रा OX1 के संयोग बिंदु को हमने ए बिंदु द्वारा दर्शाया है चित्र के भाग बी में। अब किसी भी कारण से ये कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घटकर ये कीमत हो जाती है Px1 से Px2। अब ये कीमत में कमी होने के कारण ये संतुलन भंग हो जाता है। भंग क्यों हो जाता है, उपभोक्ता का साम्य असंतुलित क्यों हो जाता है, उसकी कारण ये है कि जैसे ही MUx/Px यानी ये कीमत क्या हुई, कम हुई, कम होते ही ये अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा हम समझे कि मान लें कि ऊपर वाला मान सीमांत उपयोगिता वाला 100 है और कीमत 10 है, तो ये मान आता है 10। अब ये 100 ये प्राइस अगर 5 हो जाए, 5 हो जाए, तो ये मान क्या होगा, निश्चित रूप से 20 होगा। तो यहाँ ये कीमत में कमी के कारण ये अनुपात क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए ये MUx/Px1 वाला वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होकर ये आपको रेखा चित्र में दिखाई दे रहा होगा MUx2/Px2 स्थिति में आ जाता है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाला वक्र ये स्थिति में आ जाता है। अब उपभोक्ता इस वक्र पर यहाँ न होकर, क्योंकि अब ये वक्र कौन सी स्थिति में आ गया, इस वाली स्थिति में आ गया, इसलिए उपभोक्ता ये ऊपर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आ गया, और यहाँ आते ही उपभोक्ता का साम्य संतुलन क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। अब उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा, जब ये F बिंदु पर स्थित होगा, इसलिए उपभोक्ता इस डॉट वाले बिंदु से यहाँ वाले बिंदु पर आना होगा। अब ये कब संभव है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे, क्योंकि ये ऊपर चला गया, इसका मतलब जब प्राइस में क्या हुई थी, कमी हुई थी, तो इस कमी के कारण ये अनुपात क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए ये रेखा ऊपर की तरफ चलेगी। अब इसमें हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, फलस्वरूप ये F बिंदु पर, इस F पॉइंट पर आ जाए और पुनः संतुलन की स्थिति में आ सकता है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो ये कीमत वाला भाग यानी नीचे वाले भाग में कीमत को क्या कर दें, बढ़ा दें, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता के द्वारा कीमत को अकेले कीमत को प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कीमत बाजार में मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करे कि इसका ये पुनः F बिंदु आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए उपभोक्ता को चाहिए कि वह वस्तु की मात्रा में क्या करे, वृद्धि करे, और जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा ये अनुपात क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और पुनः इस F बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि वस्तु की इकाइयाँ बढ़ने से ये अनुपात क्यों घटा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, उसके अनुसार क्या है, उपभोक्ता जैसे जैसे इकाइयों में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, उपभोक्ता की जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती जाएगी, क्योंकि इकाइयों में वृद्धि करने पर सीमांत उपयोगिता में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो जैसे जैसे वो इकाइयाँ बढ़ाएगा तो ये MUx क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और पुनः उपभोक्ता इस F बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा। यहाँ हम बात करें, जैसा कि मैंने ये मात्रा बताई x1, तो यहाँ हम देखेंगे उपभोक्ता कितनी मात्रा का करे, x2 मात्रा का। यहाँ अगर इतनी मात्रा बढ़ा देगा, इतनी मात्रा x1 x2, तो पुनः वो F बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा। हम रेखा चित्र के भाग बी में देखें कि कीमत Px2 और ये डॉट डॉट, ये मान लो कि यहाँ हम भाग लेकर आए, ये मात्रा x2, इन दोनों के संयोग बिंदु को हमने B बिंदु द्वारा दर्शाया है। ठीक इसी प्रकार अगर और वस्तु की कीमत में कमी हो गई तो निश्चित रूप से ये MUx/Px का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये वक्र पुनः ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, विवर्तित हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की और मात्रा बढ़ाएगा, अर्थात यहाँ x2 मात्रा से बढ़ाकर कितनी कर देगा, x3, और यहाँ चित्र के भाग बी में इस Px3
और मात्रा x3 के संयोग बिंदु को हमने C बिंदु के द्वारा दर्शाया है। और चित्र के भाग B में हम बिंदु A, B और C को मिलाएंगे तो हमें डिमांड कर्व मांग वक्र प्राप्त हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मांग वक्र का जो स्लोप है, ढाल है, वो है नेगेटिव, ऋणात्मक ढाल का है, जो कि यह दर्शाता है कि कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, और कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा में कमी होगी, जो कि मांग के नियम की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरे द्वारा जो आपको ये रेखा चित्र का स्पष्टीकरण है वो समझ में आया होगा। आपको बिल्कुल बारीकी से इसको समझने का प्रयास करना है। आगे हम एक संख्यात्मक उदाहरण द्वारा हम मांग और पूर्ति की जो शक्तियों द्वारा कीमत का निर्धारण किया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि पूर्ति फलन की बात हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम मांग फलन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो मैं यहाँ एक उदाहरण लेता हूँ जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की मार्केट में 3 उपभोक्ता हैं, ए, बी और सी। यहाँ ए उपभोक्ता का जो मांग फलन दे रखा है वो है P बराबर 35 माइनस 0.5 QA, और B का जो मांग फलन है वो है P बराबर 50 माइनस 0.25 QB, और C उपभोक्ता है उसका जो मांग फलन दे रखा है, ये आप साथ साथ लिखते जाना, फिर इसको हल भी करना है। 40 माइनस 2.00 QC। आप इस तीनों उपभोक्ताओं के जो मांग फलन है उनको देखने पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मांग फलन है वो प्रतिलोम मांग फलन है, यानी इन्वर्स डिमांड फंक्शन है। कारण क्योंकि ये कीमत को, प्राइस को लेफ्ट साइड में दे रखा है, परंतु होना क्या चाहिए थी, ये प्राइस कौन सी साइड में होनी चाहिए थी, राइट साइड में। क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्राइस है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और ये मात्रा क्या है वो है डिपेंडेंट यानी आश्रित चर। चूँकि मांग फलन में क्या होता है या किसी भी फलन में क्या होता है, जो बराबर है उसके लेफ्ट साइड में हमेशा आश्रित चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो स्वतंत्र चर होता है यानी P वो कौन से साइड में होता है, राइट साइड में। चूँकि हमने मांग नियम के अनुसार हम जानते हैं कि कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग मात्रा पर देखा जाता है, अर्थात कीमत में वृद्धि हुई तो मांग घट जाएगी, मांग मात्रा घट जाएगी, कीमत में वृद्धि हुई या कीमत में कमी हुई तो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कीमत घट गई तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात मांग के नियम के अनुसार क्या है, कीमत में परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा मांग मात्रा पर, न कि ऐसा हो कि मांग मात्रा में परिवर्तन होने पर कीमत में परिवर्तन होगा। ये हो भी सकता, नहीं हो सकता। इसलिए केवल कीमत के परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में परिवर्तन अवश्य होगा। इसलिए हमें इस जो प्रतिलोम मांग फलन है अर्थात इन्वर्स डिमांड फंक्शन है, इसको एक सामान्य मांग फलन में परिवर्तित करना होगा। इसके लिए मैं एक उपभोक्ता का मांग फलन लेता हूँ, आप अन्य 2 मांग फलन को और परिवर्तित कर देना। यहाँ P बराबर 35 माइनस 0.55 QA। अब इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इधर इसको इस तरफ ले जाते हैं, यानी यहाँ इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 QA, और ये 35 माइनस P, और यहाँ QA इस 35 में इस 0.5 का भाग दे देंगे, और इधर भी P में इस 0.5 का भाग दे देंगे, तो ये हमें इस प्रकार प्राप्त होगा QA बराबर 70 माइनस 2P। ठीक इसी प्रकार हम QB को प्राप्त करेंगे, आप इसको बदलने का प्रयास करना, 200 माइनस 4P प्राप्त होगा, और ठीक इसी प्रकार हम इसको भी बदलेंगे तो ये प्राप्त होगा 20 माइनस 0.5P। और इस प्रकार हमने ये
तीनों मांग फलनों को एक सामान्य मांग फलन में परिवर्तित कर लिया। अब इन तीनों के योग द्वारा हम मार्केट मांग फलन को प्राप्त करेंगे। क्यू डी बराबर क्या करेंगे, तीनों का योग यानी क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी। अब क्यू ए का मान कितना है, ये है 70 माइनस 2p। फिर इसका मान कितना है, इसको हम कोष्टक में रख लेते हैं, प्लस ये 200 माइनस 4p प्लस ये है 20 माइनस 0.5p। और इसको अगर हम सरल करेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा 70 कोष्टक सरल करेंगे माइनस 2p प्लस 200 माइनस 4p प्लस 20 माइनस 0.5p। यहाँ इस 70 को इसको और इसको जोड़ लेंगे और यहाँ इसको और इन तीनों को मान को जोड़ लेंगे तो हमें ये बाजार मांग फलन कितना प्राप्त होगा, 290 माइनस 6.5p ये प्राप्त होगा। और अगर आपको पूर्ति फलन दिया हो, जैसा कि मान लें कि बाजार का मार्केट का पूर्ति फलन दे रखा है, सप्लाई, वो है क्यू एक्स बराबर 40.3.5p ये दे रखा है, तो संतुलन कीमत कहाँ प्राप्त होगी, जहाँ मांग और पूर्ति बराबर हो, यानी क्यू डी बराबर इक्वल क्यू एस। मांग फलन कितना है 290 माइनस 6.5p और ये क्यू एस कितना है 40 प्लस 3.5p। इनको सरल करेंगे अपन, इनका पक्षांतरण करके पी यानी कीमत वाला एक तरफ लेकर, तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, हमें ये होगा 10p बराबर 250, p बराबर प्राप्त होगा 250 अपॉन 10 यानी p बराबर होगा 25। ये हमें कीमत प्राप्त हो गई। अब इस प्राइस का मान हम तीनों उपभोक्ताओं के मांग फलन पर रखकर तीनों उपभोक्ता की मांग मात्रा भी प्राप्त कर सकते हैं और हम इनको बाजार मांग को भी, इनकी मात्राओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। हम बाजार मांग फलन में इस प्राइस का मान रख देंगे, जैसे हम यहाँ रखें क्यू डी 290 माइनस 6.5 और यहाँ p है, p की जगह कितना रख देंगे, ये 25 मान रख देंगे, तो हमें ये मान प्राप्त होगा 127.5। तो इस प्रकार हम संतुलित कीमत और संतुलित मांग मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक दो बार इस वीडियो को देखिए और साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा। और मेरे जो अर्थशास्त्र विषय से जुड़े हुए मेरे विद्वान साथी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप इस मुहिम के साथ जुड़िए, आपके अनुभव मेरे तक पहुंचाइए, जिससे इस विषय में कुछ नया कर सके, क्योंकि अगर ये विषय जिंदा है तो हमारी पहचान भी जिंदा है। इसलिए इसी कामना के साथ आप अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।